बच्चों से मैं मिला, उन बच्चों ने कहा कि हमें लैपटॉप तो मिल गया, हम पढ़ाई लिखाई तो पूरी कर ली है, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस सरकार को जहां मौका मिला है डबल इंजन की सरकार को काम करने का, तो जहां पढ़ाई अच्छी होगी बेटियों की, जहां उन्हें और पढ़ने का मौका दिया जाएगा, आने वाले समय में उन्हें रोजगार भी देने का काम सरकार करेगी। जहां सुरक्षा के लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण हो सके, क्योंकि हम सरकार में नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में था। तो आज सुझाव के रूप में मैं सरकार से कह रहा हूं कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण हो सके। यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाए। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तहसील स्तर पर सभी स्कूल और संस्थाओं में नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाएं। सभी गांवों में खैर सीसीटीवी और डायल 100 डायल 112 तो है ही, लेकिन उसका समय कैसे कम हो, क्योंकि रिस्पांस टाइम जितना कम हो जाएगा उतनी ही जल्दी पुलिस एक्शन में आ जाएगी और जो पीड़ित है उसकी मदद हो सकेगी। मुझे याद है कि जैसे ये सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, उस समय समाजवादी सरकार में वुमेन पावर लाइन 1090 को बनाया गया था। और मैं चाहूंगा सरकार से कि वुमेन पावर लाइन 1090 को मजबूत किया जाए और ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जाए, और साथ ही साथ 1090 ऐप से लेकर के जो ट्रैकिंग का है सिस्टम वो भी विकसित किया जाए, जिससे आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकें उसको शामिल कर करके अपनी बेटियों की भी सुरक्षा और का इंतजाम कर सकें। स्पेशल वुमेन सेल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए डीजीपी की अगुवाई में गठित किया जाए। सभी पुलिस अधिकारियों को के एसीआर में अनेक जेंडर सेंसिटिविटी, क्योंकि जेंडर सेंसिटिविटी अगर नहीं होगी तो हम न्याय नहीं दिला पाएंगे, इसलिए जेंडर सेंसिटिविटी का पता लगाने के लिए एक इंडेक्स बनाया जाए। समाजवादी सरकार द्वारा स्थापित आशा ज्योति केंद्र महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों के वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में सभी जिलों में स्थापित किया जाए। और मुझे याद है महिलाओं को और उनको सम्मान देने के लिए समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन शुरू की गई थी। हालांकि ये सरकार दूसरे रूप में दूसरी मदद कर रही है, लेकिन समाजवादी पेंशन रोक दी गई। समाजवादी पेंशन उन गरीब महिलाओं के लिए थी जिनको किसी पेंशन से दिया नहीं जाता था, मदद नहीं पहुंच पा रही थी। 50 लाख के लगभग गरीब परिवार की महिलाओं को समाजवादी पेंशन से मदद करने का काम समाजवादी सरकार में हो रहा था। और मुझे याद है जिस समय नेताजी की सरकार थी उस समय कन्या विद्याधन योजना शुरू की गई थी। बहुत बड़े पैमाने पे ड्रॉप आउट्स थे, बहुत बड़े पैमाने पे बेटियां पढ़ने नहीं जाती थीं, पढ़ाई छोड़ करके चली जाती थीं। लेकिन जिस समय समाजवादी पेंशन शुरू हुई थी, जिस तरीके से एनरोलमेंट बढ़ा था और एनरोलमेंट के बाद जिन जिन बेटियों की मदद हो गई थी उन सब बेटियों ने आगे की पढ़ाई पूरी की थी। वो भी समाजवादी सरकार के एक ऐतिहासिक फैसला था कि समाजवादी कन्या विद्याधन दे करके उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार ने किया। इसलिए मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अध्यक्ष जी को कि जिन्होंने ये आज महिलाओं के लिए विशेष सदन रखा है, जिससे कि महिलाएं अपना बोल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका। धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष। एक एमिनेंट विमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, इस बुक का मैंने लोकार्पण किया था। प्रोफेसर के.एल. जौहर जो कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर थे वो दी थी, तो मैं विधानसभा की लाइब्रेरी में रखाऊंगा, उसको भी माननीय उसको सब लोगों को दिया जाएगा। अब हम विधानसभा की कार्रवाई। अवधेश जी, आज आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा।
विधानसभा की हम कार्रवाई शुरू करते हैं। अब बताइए, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मान्यवर, मैं सदन को सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि बेरोजगारी की स्थिति चरम नहीं, ये विधानसभा की अब कार्रवाई शुरू होगी, पहले नियम बताइए क्यों बोल रही हैं आप? 311 मान्यवर। आप महिला नहीं है। 311 में क्या है? 300? अरे रुकिए ना प्लीज, मैंने कहा था कुछ लोगों को परेशानी है, लेकिन कोई अपने आप को बताया नहीं कि किसको परेशानी है, ये तो एक्सपोज हो जाएंगे। आप बताइए, मैं उनको पूरा अवसर दे रहा हूँ। मान्यवर 311 में लिया जाए, मुझे सुना जाए। 311 में क्या है? मान्यवर, जब जनता बहुत परेशान होती है, सरकार से आक्रोशित होती है, वो मुद्दे 312 में होते हैं। बेरोजगारी ऐसा एक मुद्दा है मान्यवर। नहीं, 311 में नियम में ऐसा है कि जो तत्कालिक इस समय कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके ऊपर सारी की सारी कार्रवाइयां स्थगित कर दी मान्यवर जाए। है, अभी छात्र विरोध कर रहे हैं, इतना वो भी नियम में आएगा ना। आपने नियम 56 में दिया है है इसको, तो मैं नियम 56 में उसको सुनूंगा। मान्यवर, आप इसे सुन लीजिए। उसको सुनूंगा, नियम 56 में उसको 56 में। सुनूंगा। बैठिए, आत्महत्या कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई नियम नहीं लगेगा, बेरोजगारी को नियम नहीं चलेगा, लेकिन व्यवस्था चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तो शुरुआत, अभी तो सारा दिन बोलना है आप लोगों ने। अरे नियम यह है कि अध्यक्ष खड़े होते हैं और सब बैठ जाते हैं। ये वाले नियम को स्थगित नहीं करेंगे कि अध्यक्ष खड़े होंगे सब बैठ जाएंगे। जब भी अध्यक्ष खड़े होते हैं तो सब लोग बैठ जाते हैं। मैं आपकी जो सूचना है उसको ध्यान दूंगा। ये भी अच्छा है कि आपने उठाई, ताकि जानकारी होनी चाहिए। एक पॉजिटिव सेंस में मैं उसको ले रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा कि उन्होंने बोला है तो मैं अग्राह्य नहीं करता, क्योंकि वो उनको जानकारी होनी चाहिए कि नियम। आपने बहुत मेहनत करी है पांडे जी, लेकिन पूरी तरीके से और थोड़ी मेहनत करिएगा, तो अगली बार से हम उसके ऊपर सुनेंगे, उसको लेंगे। अब प्रश्न सुनेंगे, अभी आपको सुनेंगे। अब आज प्रश्नकाल के लिए 12 बजे से प्रश्नकाल, 11 बजे से हमारा प्रारंभ होता है। तो आज 20 तारांकित प्रश्न आज की कार्यसूची में सम्मिलित थे, जिसमें से एक महिला सदस्य आदरणीय, हाँ सॉरी, वेयर इज द एजेंडा, पिंकी यादव जी का 13 नंबर प्रश्न है। पिंकी, कोई बात, पिंकी यादव का आज 13 नंबर पे प्रश्न था। मैं सूचना इसकी दे दूं, आज जितने भी तारांकित प्रश्न हैं सभी उत्तरित माने जाएंगे। मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन किया था और चर्चा करी थी, जिन माननीय सदस्यों का आज प्रश्न उत्तरित माना जाएगा वो यदि 2 अनुपूरक करना चाहते हैं तो वो लिख कर दे देंगे। कल हम उसका लिखित जवाब दिलवा देंगे, ताकि सारे सदस्यों को इस बात का अवसर मिल जाए। अपनी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे कभी हुआ नहीं, जो आज नई नई परंपराएं डाल रहे हैं। दूसरा, एक सदस्य जो माननीय पिंकी जी हैं 13 नंबर, उनको मैं इन्वाइट करता हूं कि वो हैं तो अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। अच्छा चलो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था, वो स्वस्थ हो। उसके अलावा कोई महिला सदस्य अगर उस प्रश्न को पूछना चाहती है तो पूछ सकती है। माननीय मंत्री जी, चलिए आप अनुपूरक कर लीजिए। कौन करेगा? तो उत्तर तो पढ़ दे माने, क्योंकि नई सदस्य उत्तर पढ़ दीजिए। उत्तर पढ़ नहीं है ना उत्तर। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है, उत्तर पढ़ दीजिए। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार द्वारा सहायक मूल्यों का आकलन लागत मदों तथा यथा मानव श्रम, पशु श्रम, बीज का मूल्य, सिंचाई का मूल्य, उर्वरक का मूल्य, कीटनाशक का मूल्य, फसल बीमा का प्रीमियम, फसली ऋण हेतु ब्याज की धनराशि, भूमि के किराए पर हुए व्यय आदि के सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। ऊपर वर्णित फार्मूला लागत मदों के आधार पर ही है। उक्त विषयगत कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की जाती है, प्रश्न नहीं उठता। महिला सदस्य नहीं है ये, माननीय मंत्री। इसके ऊपर अनुपूरक पूछना चाहे पूछे। आदरणीय अध्यक्ष जी,
मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार हमारे किसानों को कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं वो मुफ्त में उपलब्ध कराएगी? इसमें प्रश्न मैं है? पूछना चाहती हूँ। प्रश्न 13 नंबर के प्रश्न में, ये जो प्रश्न मूल प्रश्न है उस मूल प्रश्न में ये नहीं है। तो आप जो प्रश्न से संबंधित हैं आप उसको, पिंकी यादव जी का प्रश्न है, कृषि मंत्री बताने के बाद प्रदेश में विभिन्न कृषक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित तथा निर्धारित करने के आधार क्या है? तो न्यूनतम सफल मूल्य, उसके लिए ये मुफ्त में देने वाला नहीं है। नहीं, सरकार ने बहुत सारी बातें की इस प्रश्न पर आई। दूसरा अनुपूरक ये है कि किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी कब तक हो जाएगी? किसानों की आमदनी दुगनी, ये प्रश्न है क्या उसमें? माननीय मंत्री जी कुछ बताना चाहते तो बताइए। मूल प्रश्न में ये नहीं है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते। हाँ, आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है जो आपने पूछा है, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, अरे सुनिए उत्तर प्रदेश सरकार कीटनाशक दवाओं में सब्सिडी देती है। हालांकि ये मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन चूंकि पूछा है माननीय सदस्य ने तो हमने बता दिया। दूसरी बात मान्यवर, ये अपने आप में आप देख लें कि हमने जो भी हमारे पास जो कमीशन की रिपोर्ट आई, भारत सरकार ने उसको जो डिक्लेयर किया, उसके आधार के ऊपर अगर देख लें कि हम जो लागत मूल्य है मान्यवर, उससे ज़्यादा मूल्य हम कितना दे रहे हैं ये हम ज़रूर बताना चाहेंगे। जो आपने पूछा है उसी के संदर्भ में ये 22-23 का लागत मूल्य है पैडी का, धान का 1360 रुपया। ये अपने आप में, और हमने जो मूल्य घोषित किया है वो है 2040 रुपया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पैडी कॉमन है तो 1360 रुपया जब लागत मूल्य है, और इसमें जो भी हमने इसमें जो कमीशन है उसमें काफ़ी कुछ थ्रेश आउट करके उसका लागत मूल्य निकाला जाता है। यहाँ तक कि उस ज़मीन का किराया भी शामिल है, जिस ज़मीन में फसल बोई जाती है उस ज़मीन का किराया भी हमने इसमें शामिल किया है। और इसलिए ये लागत मूल्य आया 1360 रुपया, और इसका हमने 2040 रुपये पैडी कॉमन का और 2060 रुपया पैडी ग्रेड 1 का, यानी कि महीन चावल का जो है वो दाम इसमें दिया है। साथ ही साथ जो गेहूं की बात भी कर लें, क्योंकि आपने जब पूछे ही है इस बात को तो हम इसको जिसकी भी जानकारी दे दें कि 22-23 का जो गेहूं का मूल्य है वो 1008 रुपया था, और हमने 2015 रुपया इसका एमएसपी डिक्लेयर किया, यानी कि पूरा के पूरा लगभग डबल है। 1008 रुपया कॉस्ट है। जो सक्षम एजेंसी है उसने जो 1008 रुपया इसमें कॉस्ट निकाली और 2015 रुपया हमने इसका मूल्य डिक्लेयर किया, तो ये अपने आप में दूना है, ये दूना है अपने आप में। तो ये अपने आप में साबित करता है कि हमारी मंशा क्या है, जो हमने कहा है हम उसी दिशा में बढ़े हैं, और गेहूं के मामले में हमने मूल्य दिया भी है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। सदस्य मोना जी पूछना चाहती हूँ, आज किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी जो लागत मूल्य है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उर्वरक के दाम 4 गुना बढ़ गए, खाद के दाम, बीज के दाम, बिजली और डीजल जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है उसके दाम आज 100 रुपये के पार चले गए। डीजल से ही सिंचाई, बढ़ाई, बुआई, कटाई हर चीज़ डीजल पे आधारित है। तो मेरा सीधा सा एक सवाल है कि अगर ये जो लागत मूल्य माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है, उत्तर में जो आया, मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को देखते हुए जो उनकी लागत बढ़ रही है, क्या इस पर केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजेगी कि ये अपर्याप्त है और इसको बढ़ाया जाए? ये मेरा एक सवाल है, इस पर जवाब। एक ये भी कर ले, एक ये भी माननीय मंत्री जी, एक इधर से भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी कर ले, दोनों को एक साथ ले लीजिए। हुई है सूखा और बाढ़ की वजह से, उसको क्या उन किसानों को राहत देगी सरकार? कोई मुआवजा देगी सरकार? कोई मुआवजे का प्रबंध करेगी? दोनों का उत्तर मानिए।
माननीय अध्यक्ष जी, आपने डीजल के मूल्य और कास्ट बढ़ने की बात कही है मान्यवर, तो हम आपको माध्यम से पूरे सदन को ये जानकारी देना चाहते हैं कि 1 सितंबर का मूल्य है डीजल का मान्यवर। डीजल का जो हमारे ऊपर इस समय उत्तर प्रदेश में जो वैट है वो हम 1 लीटर पर 12 रुपये 76 पैसे ले रहे हैं और डीजल का कुल मूल्य लखनऊ में 89 रुपीज़ 74 पैसा है। और जरा आज उन राज्यों का भी देख लें कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर बाकी राज्यों की सरकार है, उन राज्यों को भी देख लें। ये जानकारी हो ये पूरे सदन सुनिए उत्तर सुनिए, पूरे सदन को ये जानकारी होना चाहिए। जानकारी सुनिए। आपने एक बात उठाई तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। सुनिए मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। राजस्थान जयपुर में 1 लीटर पर जहां हम 12 रुपये 76 पैसे टैक्स लेते हैं, जयपुर में 16 रुपये 63 पैसे। जब सवाल जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, प्रदेश के हाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल जवाब दे रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिए। आंध्र प्रदेश में 21 रुपये 66 पैसे, तेलंगाना में 20 रुपये 31 पैसे, तमिलनाडु में 17 रुपये 78 पैसे, उड़ीसा में 17 रुपये 90 पैसे, पश्चिम बंगाल में 15 रुपये 33 पैसे, महाराष्ट्र में 17 रुपये 41 पैसे और झारखंड में 17 रुपये 48 पैसे, छत्तीसगढ़ में 18 रुपये 24 पैसे, दिल्ली में 13 रुपये 8 पैसे। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज भी माननीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में सबसे कम डीजल के ऊपर वैट है, सबसे कम। और जहां 100 रुपए की बात आप कर रही हैं 301, ये अपने आप में वो उन राज्यों में जहां पर दूसरे लोगों की सरकारें हैं और जहां पर इत्तेफाक से आपका समर्थन भी है, वहां पर हमसे ज्यादा बैठ है। 301 बता दें, पहले 301। ये अपने आप में जानकारी भी होना चाहिए। माननीय जो बात माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा सीधा सा प्रश्न था कि क्या सरकार जो किसानों की आय के सापेक्ष जो बढ़ी है, जो दुगनी हो गई, जो उनकी लागत दुगनी हो गई, क्या उसके सापेक्ष प्रस्ताव करेगी कि यहाँ पर उसको बढ़ाया जाए, उसको रिवाइज किया जाए? मेरा सीधा सा सवाल। तो वहाँ तक माननीय मंत्री जी ने डीजल के दाम पर बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त कर, आपने पूछा था ना, इसीलिए बताया। मैंने तो और भी आपने डीजल का नाम पूछा था, खाद का भी पूछा था, वो भी आप ना पूछती तो ना बताते। भी पूछा था, बिजली का दाम भी पूछा था, वही बिजली का नहीं, इस प्रश्न के उसमें नहीं आता ना। जो ऐलान किया बिजली का दाम मैनिफेस्टो में था कि आप मुफ्त बिजली देंगे किसानों को सिंचाई के लिए। कल ही बिजली मंत्री जी का जवाब आया है कि हम नहीं करेंगे। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि कितनी सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है। मेरा सीधा सा सवाल, उस पर जवाब आ जाए। क्या सरकार ये प्रस्ताव करके बाहर, ये तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है, वहां भी है, तो क्या सरकार ये प्रस्ताव करके भेजेगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, दोनों माननीय सदस्यों ने जो बात यहाँ पे रखी है ये अन्नदाता किसानों से संबंधित है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात रखी थी वो उसी के परिप्रेक्ष्य में भी थी। अरे आप वर्मा जी, आप बहुत परेशान हैं कल से। महिला मंत्री भी प्रश्न दे सकते हैं क्या? खन्ना जी महिला लगते हैं क्या? ये प्रश्न दो माननीय सदस्यों ने, महिला सदस्यों ने किए थे। एक वरिष्ठ सदस्य हैं श्रीमती आराधना मिश्रा जी और एक पूजा जी हैं मेनगर से। बहुत सामयिक प्रश्न भी है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो इस कार्यक्रम को देश के अंदर प्रारंभ किया है, इसमें लागत को कम करना और आमदनी को बढ़ाना, ये तभी हो पाएगा और उसी दिशा में प्रयास भी किए गए हैं। और इसीलिए कोरोना कालखंड में केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड
कि लागत भले ही ज्यादा बढ़ी हो, लेकिन भारत सरकार ने अपनी सब्सिडी को और बढ़ोतरी करते हुए अन्नदाता किसानों को राहत दी है। डीजल और पेट्रोल के दाम में आपने देखा होगा 2 बार वैट और एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया, काफी कम किया गया। एक समय डीजल के दाम 100 रुपए से ज्यादा पहुंच चुके थे, आज 89 रुपीस में है। पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर के दीपावली के एक दिन पहले इनमें 12-12 रुपए की कमी की थी और लगातार हम इसके बारे में हैं। अभी पिछले दिनों आपने इस बात को भी देखा होगा कि किसानों को बिजली के दाम पहली बार हुआ है। अक्सर होता था बिजली के दाम तो बढ़ते थे, लेकिन किसानों को दी जाने वाली बिजली की कीमत कम हो जाए, इसका भी सरकार ने कार्रवाई शुरू की और पहली बार विद्युत नियामक आयोग के साथ मिलकर के इस व्यवस्था की कि किसान को कम पैसा देना पड़े, और उसके लिए एक व्यवस्था भी प्रदेश के अंदर लागू की गई। और यही नहीं, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आने वाले समय में वर्तमान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 30,000 सोलर पैनल उपलब्ध करा करके फ्री में उन्हें सोलर पैनल या सब्सिडी के साथ उन्हें उपलब्ध करवा करके किसान फ्री में विद्युत उपलब्ध हो सके। सोलर पैनल के माध्यम से इस दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा चुकी है। अभी हम लोग 20,000 किसानों को सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। 30,000 का हमारा नया प्रस्ताव है जिस पर कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। ये अन्नदाता किसानों की आमदनी को, आय को बढ़ाने का एक जरिया सरकार का है। और पिछले अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात यहां पे पढ़ी भी कि लागत से एमएसपी कितना बढ़ाया गया है, इसके भी उस आंकड़े आपके सामने स्पष्ट किए जो ये बताता है कि किसान की आमदनी को बेहतर करने की दिशा में अच्छा प्रयास हुआ है। जहां तक माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह सूखा और बाढ़ से पीड़ित किसानों के बारे में। प्रदेश के अंदर यद्यपि 62 जनपद ऐसे हैं जहां पर बरसात औसत से कम हुई थी। अभी पिछले एक सप्ताह के अंदर की बारिश को छोड़ दें तो शेष 62 जनपदों में औसत से कम बरसात हुई। लेकिन जो बाढ़ यमुना और गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ जनपदों में आई थी, ऐसे लगभग 12 जनपदों में 887 करोड़ रुपए का जो फसल को नुकसान हुआ है वह बंटना शुरू भी हो चुका है। अभी पिछले 1 महीने के अंदर की कार्रवाई है और उन सभी किसानों को, अन्नदाता किसानों को कंपनसेशन फसल को हुए नुकसान के लिए सरकार ने वितरण शुरू कर दिया है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे की टीम 3 बार सर्वे कर चुकी है और ये जब फसल तैयार होने के साथ ही जहां पर जो भी नुकसान होगा सरकार उसमें उन सभी किसानों के प्रति भी, अन्नदाता किसानों के प्रति पूरी संवेदनशील है और उन सभी किसानों को भी जिनका भी नुकसान होगा सरकार की पूरी सहानुभूति के साथ साथ उनको सहयोग सरकार करेगी। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। आज नियम 301 के अंतर्गत 71 सूचनाएं प्राप्त हुई जिससे माननीय 12 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई। श्रीमती केतकी सिंह कहाँ है? श्रीमती सरिता भदौरिया, नहीं वहीं से ठीक है। श्रीमती अंजुला मोहर, रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आराधना मिश्रा, श्रीमती सरोज कुरील, डॉक्टर सुरभि, श्रीमती इंद्राणी देवी, श्रीमती पूजा सरोज, अच्छा, डॉक्टर मंजू शिवाच, श्रीमती जय देवी, श्रीमती सैयदा खातून, ये सारी सूचनाएं स्वीकार हुई। एक सूचना के साथ कि जब ये निवेदन किया गया था कि सारी महिला सदस्य अपनी सूचनाएं दे सकते जिनकी सूचना स्वीकार हुई, जिन महिला सदस्यों ने नहीं दिया उनको अध्ययन करना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। नियम 300 के अंतर्गत आज 2 सूचनाएं प्राप्त हुई।
एक श्रीमती रेखा वर्मा जी की जो सुनी जाएगी, दूसरी सूचना अग्राह्य। श्रीमती रेखा वर्मा। प्रबंधन ठीक नहीं है आपका। नहीं, एक ही नाम है। चलिए कोई बोल दे, कोई महिला सदस्य बोल दे। अगर सूचना है तो बोलिए, नहीं तो आगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा नियम शिथिल कर दो, तो ये कर रहे हैं सब। कोई बात नहीं, टेक इट कूल प्लीज। बता दीजिए। अरे किसी को इसमें नियमावली आज बहुत नहीं चलेगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आपका भी नाम हो सकता है। आप हैं? कहाँ हैं? रेखा वर्मा जी आप हैं? कहां से आ गई? चलिए, मत संख्या 2, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज इसके बाद लिंग आइटम के बाद अधिसूचना संख्या 1425/33-2-2020-80G-2000 दिनांक 14 जुलाई 2020, जिसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 237 ब्रैकेट में 3 के अधीन दिनांक 21 अगस्त 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च 2022 को 17वीं विधानसभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, वो पुनः सदन के पटल पर रखती हूँ। मत संख्या 3, माननीय मुख्यमंत्री। माननीय, मैं आपकी अनुमति से लखनऊ उत्तर प्रदेश में कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी उर्फ डॉक्टर की कथित मुठभेड़ के संबंध में गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जांच आयोग अधिनियम 1952 ब्रैकेट में अधिनियम संख्या 60 की धारा 3 के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ। मत संख्या 4, माननीय मुख्यमंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 1/4/2020 से 31/3/2021 की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा 4 के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ। मत संख्या 5, माननीय जल शक्ति मंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड CNU 15209 UP 1976 SGC 00428 की वार्षिक रिपोर्ट 2018 से 19 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उपधारा 2 के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ। मत संख्या 6, माननीय कृषि विपणन राज्य मंत्री। मान्यवर, कृषि विपणन किसी विदेश व्यापार अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या 3/52/54/80-1 2022-151-2021 दिनांक 20 जून 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन मंडी 25वां संशोधन नियमावली 2022 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) में के अधीन सदन के पटल पर रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अपेक्षा करेंगे नियम को शिथिल कर देंगे, तो उन शिथिल करते हुए मैं पुनः नियम 300 की सूचना के लिए श्रीमती रेखा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्ष जी महोदय, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1958 के अध्याय 7 के अंतर्गत प्रश्नों का विषय, वर्गीकरण, प्रकार, समय तथा उत्तरों की प्रतियों सदस्यों की उपलब्ध करना तथा सदन में प्रश्नों का निस्तारण की विस्तृत व्याख्या दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में माननीय सदस्य द्वारा अंतःकृत प्रश्नों पर सरकार द्वारा दिया गया लिखित जवाब
जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का भाग होता है, उस पर विधानसभा की आश्वासन समिति द्वारा अग्रेतर कार्रवाई भी की जाती है। मानवर समस्या यह है कि आश्वासन समिति कार्यालय द्वारा जिन माननीय सदस्यों के प्रश्नों पर आश्वासन निर्मित किया जाता है, उन माननीय सदस्यों को अपने प्रश्नों पर निर्मित आश्वासनों की सूचना प्राप्त नहीं होती है, जिससे माननीय सदस्यों को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि उनके किस प्रश्न पर सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाता है तथा उसे सीमित समिति द्वारा भी स्वीकार किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं नियमों के ज्ञाता हैं, अतः माननीय सदस्यों के प्रश्नों सूचना पर निर्मित आश्वासनों की सूचना संबंधित माननीय सदस्यगण को भेजे जाने हेतु निर्देश जारी करने की कृपा करें। अस्तु, इस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपसे व्यवस्था की मांग करती हूँ। धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। मानवर, कल ही मैंने बताया था कि अभी इस सदन के बाद समितियों का गठन हो जाएगा और हम समझते हैं कि तभी माननीय सदस्य की जिज्ञासा तभी शांत होगी। अल्टीमेटली तो उन्होंने पूछा ही है कि हम आश्वासन की हमको सूचना मिल जाए कि जो भी आश्वासन बना उसकी सूचना मिल जाए जी, तो वो तो भिजवा देंगे। लेकिन असली उद्देश्य तो यही है कि भाई हमारी वो जो उसका गठन का है उसको करवा देंगे और ये सूचना के लिए भी आज ही हम निर्देशित करवा देंगे। धन्यवाद। मैंने माननीय सदस्य श्रीमती रेखा वर्मा जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जैसे समितियां गठित होंगी बैठक की उस समय सभी सदस्यों की जिनके अतारांकित प्रश्न लगे उनकी सूचना उनको भिजवा दी जाएगी। ये औचित्य का प्रश्न नहीं बनता, इसको अस्वीकार करता हूँ। मत संख्या 7 नहीं है, मत संख्या 8। मैं आज जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं याचिका के लिए ली गई हैं, आज उनको मैं अवसर दूंगा कि वो अपनी याचिकाएं प्रस्तुत कर सकें। श्रीमती मीनाक्षी सिंह। मीनाक्षी सिंह, पढ़िए। जनपद बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के ग्राम रुकनपुर से ग्राम गहरौला तक के संपर्क मार्ग का निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री विकास शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद नंबर 2 याचिका प्रस्तुत करती हूँ, बोलिए। करती हूँ, याचिका प्रस्तुत करती हूँ। नंबर 2, जनपद बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के ग्राम रुकनपुर से ग्राम नेकपुर में धीरज के खेत से कमल सिंह के खेत तक मार्ग की मरम्मत कराए जाने के संबंध में श्री नवीन चौधरी शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलंदशहर की याचिका प्रस्तुत करती हूँ। नंबर 3, जनपद बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के ग्राम रुकनपुर से ग्राम मोदीनपुर में दिनेश कुमार के घर से सुबोध कुमार के घर तक मार्ग की मरम्मत कराए जाने के संबंध में श्री नरेश नगला व अन्य निवासीगण जनपद बुलंदशहर की याचिका प्रस्तुत करती हूँ। नंबर 4, जनपद बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के अंतर्गत रनियावली में चंद्रपाल सिंह के घर से पंचम सिंह के घर तक मार्ग की मरम्मत कराए जाने के संबंध में श्री रामवीर सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बुलंदशहर की याचिका प्रस्तुत करती हूँ। नंबर 5, जनपद बुलंदशहर की तहसील खुर्जा में स्थापित NREC महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाए जाने के संबंध में श्री जयप्रकाश अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद बुलंदशहर की याचिका उपस्थित करती हूँ। नंबर संख्या 9, श्रीमती बिजमा यादव याचिका प्रस्तुत करें। पढ़िए, पढ़िए, खड़े होके पढ़िए। चश्मा भेजूं? अब ये भी नियमों में है, मैं भेजूं? चलिए, आपकी उपस्थित की मान लीजिए। श्रीमती पूजा पाल, आपकी उपस्थित मान लीजिए। श्रीमती पूजा पाल, आप हैं, बोलिए, आप प्रस्तुत करिए। जनपद कौशाम्बी की ग्राम सभाओं में कतिपय मार्गों के निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री मती चंद्रबली पासी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका रखती हूँ।
जनपद कौशाम्बी के विधानसभा क्षेत्र चैल के अंतर्गत चरवा में एक राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कराए जाने के संबंध में श्री कुलदीप वर्मा एवं अन्य निवासीगढ़ जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित करती हूँ। डॉक्टर रागिनी। जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र मछली शहर की ग्राम पंचायत करौरा में बहावा कुंवरपुर पिच रोड में रोहित यादव के घर से होते हुए जुबैर अली के घर तक मार्ग की मरम्मत निर्माण करने जाने के संबंध में मैं याचिका प्रस्तुत करती हूँ। मैं श्री आकाश यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका प्रस्तुत। पूरा पढ़िए। जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र मछली शहर में करईपाद मार्ग पर स्थित कमालपुर से ग्राम कटाहित खास बरेपुर यादव बस्ती तक मार्ग की मरम्मत निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री कमलेश यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका प्रस्तुत करती हूँ। 3 जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र मछली शहर की ग्राम रामगढ़ में बंधवा मीरगंज पिच रोड से देवराज जी के घर तक होते हुए पूर्व तरफ पाल बस्ती तक मार्ग की मरम्मत या निर्माण कराए जाने के संबंध में श्री देशराज मौर्य निवासी जनपद जौनपुर में की याचिका प्रस्तुत करती हूँ। 4 जनपद जौनपुर में विधानसभा क्षेत्र मछली शहर